हेलो बच्चों, सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सबका इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। ऑडियो और वीडियो क्लियर है? देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो? कमेंट्स? अच्छा, ये ठीक है भाई। तो आज अपना बॉटनी का सेकंड क्लास है। कोशिका जीवन की इकाई वाला चैप्टर हमने चालू करा था। पहली क्लास हमने पढ़ी थी, आज उसकी सेकंड क्लास है बच्चों। तो सब बढ़िया हैं। अभी तक कमेंट्स अभी आने चालू हो जाएंगे बच्चों। अभी मैं स्क्रीन पे कमेंट्स नहीं देख पा रहा हूं, बट जैसे ही कमेंट्स चालू होंगे मैं आपसे बात भी कर लूंगा। तो लास्ट लेक्चर में बच्चों याद करो, हमने कोशिका जीवन की इकाई की बात की थी और हमने एक इंट्रोडक्शन देखा था। हमने कोशिका की बात की थी, कोशिका सिद्धांत की बात की थी, कोशिका सिद्धांत में रूपांतरण की बात हमने की थी। ठीक है ना? तो सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग भाई। कमेंट्स की साइज बढ़ा दो थोड़ा सा और। गुड मॉर्निंग भाई, सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। सही सही सही। ठीक है बच्चों, तो चलो आगे पढ़ने के लिए तैयार हैं अपन। कोशिका जीवन की इकाई। लास्ट क्लास में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के मध्य अंतर देखा था अपन ने। असीम केंद्रीय और ससीम केंद्रीय प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के मध्य भी अंतर अपन ने पढ़ा था। ठीक है, तो सबको गुड मॉर्निंग है बच्चों। बेटा फिंगर, अब उंगली सही है? थोड़ा सूजन वूजन है अभी, देखो हल्की सी इसमें अभी स्वेलिंग है, बट ठीक है यार। अब आप लोग इतना ध्यान देते हो, आप लोगों ने इतना फिक्र करी है, तो ठीक तो होगा यार, जल्दी होगा ठीक। चलिए भाई, सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। चलो शुरुआत करें क्लास की। आज लाइट कम है बेटा, लाइट तो ठीक ही है यहां पर। तो आज क्या करने वाले हैं बच्चों अपन? कोशिका सिद्धांत, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका अपन ने देखी थी। आज हम शुरुआत कहां से करेंगे? शुरुआत हम करेंगे बच्चों प्रोकैरियोटिक कोशिका से। आज की शुरुआत हम किससे करेंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिका से। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों टर्म्स यूज करूंगा बच्चों, आपको कोई दिक्कत ही ना आए। ठीक है, अभी क्लास में समझने पर ध्यान देना है। ठीक है। अच्छा, पीछे वाली फोटो अच्छी लग रही है? अरे पीछे वाली फोटो तो मतलब अभी जो हम इस साक्षात अभी हम खड़े हैं, वो आपको पसंद नहीं आ रहा है, पीछे वाला फोटो आपको पसंद आ रहा है। क्यों मजे ले रहे हो यार सुबह सुबह? ठीक है, लाइट्स कम है बेटा, लाइट्स। ये वाली लाइट नहीं लग रही क्या? नहीं लगेगी बच्चों, लाइट कम लग रही है आपको? बेटा वो बैकड्रॉप में रिफ्लेक्शन आता होगा, तो इतनी ही लग पाएगी। ठीक है। अच्छा हाँ, अब सबसे पहले तो देखो, एक बार मैं धन्यवाद जरूर देना चाहूंगा आप लोगों को। सबको तहे दिल से धन्यवाद है कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, इतना अपनापन दिया है। ये 360 डिग्री आर्मी जो आपने नाम दिया है अपने लोगों को, तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बच्चों याद रखना, इतना विश्वास दिलाता हूं, साल भर में इतनी बढ़िया बॉटनी पढ़ेंगे ना, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। ठीक है। देखो, एनसीईआरटी को या एनसीईआरटी से पढ़ना, सर एनसीईआरटी से सवाल आना, सब ठीक बात है, लेकिन इतना आपको विश्वास दिला रहा हूं, नोट्स लिख रहा हूं ना यहां पर, जो इस नोट से बाहर कोई सवाल नहीं आएगा। इस नोट्स में आपके पास एनसीईआरटी का हर चीज बता दूंगा। एनसीईआरटी से बाहर भी कोई अगर कोई चीज जरूरी होगी तो वो भी करवा दूंगा, लेकिन बाहर एक भी सवाल नहीं आने दूंगा। इतना विश्वास रखो बच्चों। हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन कंटेंट आपको अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट से बेहतर दूंगा। ठीक है, इतना मैं कोई बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन 18 साल का अनुभव है बच्चों। 18 साल से ऑफलाइन पढ़ाया है, बहुत बढ़िया बच्चों के साथ पढ़ा है, और आप लोगों के साथ इतनी मेहनत करेंगे बच्चों कि इसके बाहर कोई सवाल नहीं आएगा। ये जो पैनल है ना, इस पैनल पे अपने हाथ से हर चीज लिखूंगा, और एक प्रश्न उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। और एक चीज आपको करनी है बच्चों, एक चीज आपको वादा करना है, जब ये क्लास खत्म होती है ना, क्लास खत्म होगी तो मैं होमवर्क दूंगा, उसमें अपने हाथों से आपको भी मेहनत करनी है, आपको भी अपने हाथ से नोट्स बनाने हैं। सर पुराने नोट्स हैं वो काम आएंगे क्या? सर पूरा एनसीईआरटी में दे रखा है वापस लिखना है क्या? हाथ से सब लिखो बच्चों।
मेहनत करो, एक कॉपी बनाओ बॉटनी की, उसमें जैसा जैसा मैं चीजें लिख रहा हूं खुद भी वैसे वैसे लिखो। हाथ से लिखोगे बच्चों, जितना ज्यादा हाथ से लिखोगे, खुद नोट्स बनाओगे, आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है सर, पुराने नोट्स पढ़े हैं वापस क्यों बनाएं, एनसीईआरटी किताब पढ़ी है वापस क्यों लिखे, लिखो। जैसा जैसा मैं लिख रहा हूं, क्लास खत्म होने के बाद रिवाइज करने के लिए वापस लिखना है, इतना आपको वादा करना पड़ेगा। इतना वादा आप कर दो, बॉटनी में एक नंबर नहीं कटेगा। ठीक है ना, 45 सवाल अपने पास आएंगे, उसमें से एक सवाल नहीं कटने देंगे अपन, एक सवाल गलत नहीं होने देंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। तो अब हम किसकी बात करेंगे, आ जाओ। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका की। सबसे पहली चीज, प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण। पहली चीज भाई, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या उदाहरण आते हैं बच्चों। तो हमें पता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन कौन शामिल होंगे बच्चों। जीवाणु आएंगे, जीवाणु के साथ साथ नील हरित शैवाल होंगे। नील हरित शैवाल आपके पास होंगे। आर्की जीवाणु होंगे। और माइकोप्लाज्मा यानी पीपीएलओ होगा। माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ। पीपीएलओ का फुल फॉर्म लिख देता हूं। पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है बच्चों प्लूरो निमोनिया जैसे ऑर्गेनिजम्स, लाइक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ही आपके दिमाग में प्रोकैरियोटिक कोशिका है, जैसे ही प्रोकैरियोटिक कोशिका आएगी, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जीवाणु है, आर्की जीवाणु है, नील हरित शैवाल है, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, ये सब किसके उदाहरण हैं, ये प्रोकैरियोटिक। और 360 डिग्री तैयारी करनी है। तो सर ये सारे तो मोनेरा जगत में आते हैं, ये सारे के सारे उदाहरण तो सर मोनेरा जगत में है, तो पूरा का पूरा मोनेरा जगत प्रोकैरियोटिक है। अब आप समझ गए, इसको रिलेट करना सीखो। पूरा का पूरा मोनेरा जगत, पूरा का पूरा मोनेरा जगत जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। तो एक चीज को दूसरी चीज से रिलेट कर लिया। सारे के सारे मोनेरा जगत के जितने भी जीव हैं, मोनेरा जगत के जितने भी जीव हैं, वो सब प्रोकैरियोटिक कोशिका में आएंगे। अरे स्लाइड मैप नहीं लगाया क्या बेटा, स्लाइड मैप भी लगा देंगे, अभी स्लाइड मैप भी चल जाएगा बेटा, है ना, लगवा देंगे वो भी। हाँ, स्लाइड मैप लग रहा है बेटा, एक मिनट रुक जाए, स्लाइड मैप भी लग रहा है। लगा दिया बच्चों, अब ठीक है, वॉइस साउंड ठीक है, कमेंट वो कमेंट्स, स्लाइड मैप भी लगा दिया बच्चों। आज पोल भी कराऊंगा, पोल के क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, राधे राधे गुर्जर जी, बढ़िया। चलो ठीक है, आ गई बात समझ में। चलो सनो आ जाओ, आ जाओ बच्चों। तो अपने पास प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण अपन ने देख लिए, क्लियर बात। अब सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका का लक्षण क्या होता है बच्चों। प्रोकैरियोटिक कोशिका में मुझे बताओ, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक, विकसित केंद्रक नहीं होता, मतलब केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका नहीं होंगे। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में अपन ने देखा था ना बच्चों कि आपके पास विकसित केंद्रक नहीं होता, विकसित केंद्रक नहीं होता। और विकसित केंद्रक नहीं होता इसका मतलब क्या था बच्चों, इनमें केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका नहीं होते। यह लक्षण अपन देख चुके हैं, ध्यान रखना। विकसित केंद्रक नहीं है मतलब केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका नहीं होगी। फिर अपन ने देखा था बच्चों, इनका जो आनुवांशिक पदार्थ है, इनका जो डीएनए है, वो वृत्ताकार होता है या रेखित, वृत्ताकार होगा, और उसे हम क्या कहेंगे, केंद्रकाभ। आनुवांशिक पदार्थ जो है आपके पास, ये अपन सारा लक्षण पहले लेक्चर में देखा था बच्चों अपन ने।
आनुवांशिक पदार्थ आपके पास, इनके पास वृत्ताकार द्विरज्जुक डीएनए होता है बच्चों। डीएस का मतलब डबल स्ट्रैंडेड है, डीएस का मतलब डबल स्ट्रैंडेड है बच्चों, वृत्ताकार द्विरज्जुक डीएनए है। और इसे हम किस नाम से जानते हैं? केंद्रकाभ, केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड। इसके साथ हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं क्या बच्चों? इसके साथ हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं क्या? बताओ तो बेटा, लाइव क्लास ही चल रही है बेटा, फ्लो चार्ट में तो बना रहे हैं। देखो नोट्स अपन इस तरह से बनाएंगे यार, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, हर पॉइंट क्लियर हो जाएगा बेटा। लिख लेना, क्लास के लास्ट में लिख लेना, ये सब चीजें क्लास खत्म हो जाएगी ना, मैंने कहा होमवर्क क्लास के एंड में आराम से नोट डाउन कर लेना बेटा अच्छी तरह से, शाबाश। तो इनमें हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं, बढ़िया बच्चों। फिर मुझे बताओ नेक्स्ट लक्षण, इनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं क्या? इनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग होंगे क्या? प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, अंतरप्रद्रव्य जालिका, गोल्जी काय, ये सब नहीं होते। झिल्ली युक्त कोशिकांग, झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होंगे, झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। इनके अंदर कोई भी झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं मिलेंगे बच्चों, कोई भी झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं मिलेंगे, बिल्कुल सही, झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होगा। फिर अपन ने क्या देखा था बच्चों? इनमें अतिरिक्त गुणसूत्रीय वृत्ताकार डीएनए होता है, अतिरिक्त गुणसूत्री वृत्ताकार डीएनए होता है, जिसको प्लास्मिड डीएनए कहते हैं, जिसको प्लास्मिड डीएनए कहते हैं। अब ये प्लास्मिड डीएनए का क्या फायदा? देखो बच्चों, जब हम जैव प्रौद्योगिकी पढ़ते हैं ना, बायोटेक्नोलॉजी में तो प्लास्मिड डीएनए क्लोनिंग वाहक के रूप में यूज होता है। बायोटेक के अंदर तो ये प्लास्मिड डीएनए क्लोनिंग वाहक के रूप में यूज होता है, लेकिन जीवाणु के अंदर प्लास्मिड डीएनए का क्या फायदा है? यदि किसी जीवाणु में प्लास्मिड डीएनए है तो उसका कोई फायदा है क्या? जीवाणु के अंदर प्लास्मिड डीएनए होने से कोई फायदा होता है क्या बच्चों? जरा बताओ तो, कमेंट चेक करता हूं आपके। जीवाणु के अंदर अगर प्लास्मिड डीएनए है तो उसका क्या फायदा होता है बच्चों? बताओ। मंताशा जी ने जवाब दिया है सबसे पहले। बेटा फुल स्क्रीन नहीं दिख रही है, दिख रही है बेटा, आप चेक करो अपना उसका सिस्टम। हां तिलोक जी, हम बढ़िया बेटा, आप बढ़िया तो हम बढ़िया यार। सुन लो, अब जीवाणु के अंदर प्लास्मिड डीएनए का क्या फायदा होता है? प्लास्मिड डीएनए जीवाणु को प्रतिजैविकी प्रतिरोधकता प्रदान करता है। हां, अरे कॉपी नंबर वॉपी नंबर सारा बायोटेक में काम आता है। यहां सुन लो, प्लास्मिड डीएनए जीवाणु को क्या लक्षण देता है, जीवाणु को क्या फायदा देता है? तो जीवाणु को प्रतिजैविकी प्रतिरोधकता देता है। प्लास्मिड डीएनए याद रखना बच्चों, यह पॉइंट है। क्या है? प्लास्मिड डीएनए जीवाणु को प्रतिजैविकी प्रतिरोधकता प्रदान करता है। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, याद रखना। देखो, जीवाणु को कौन नुकसान पहुंचाता है? जीवाणु को एंटीबायोटिक्स नुकसान पहुंचाती हैं। जब हमारा गला खराब हो जाता है, शरीर में इंफेक्शन होता है, तो इंफेक्शन होता है तो क्या करता है? डॉक्टर एंटीबायोटिक लिखता है, एंटीबायोटिक दवाई लिखता है ना, वो एंटीबायोटिक जीवाणु को मार देती है, वो एंटीबायोटिक जीवाणु को मार देती है। तो जीवाणु एंटीबायोटिक से, प्रतिजैविकी से बचाव कैसे करेगा? वो प्रतिजैविकी के लिए प्रतिरोधक कैसे बनेगा जीवाणु? वो प्लास्मिड डीएनए के कारण।
ये हम पढ़ेंगे आगे बच्चों। ये प्लास्मिड डीएनए होता है, ये जीवाणु के अंदर पाया जाता है, और इस प्लास्मिड डीएनए में प्रतिजैविकी प्रतिरोधक जीन्स होती हैं, और प्लास्मिड डीएनए जीवाणु को प्रतिजैविकी प्रतिरोधकता प्रदान करेगा। क्लियर बात? प्लास्मिड डीएनए के प्रकार हम पढ़ेंगे आगे। फरहान बेटा क्वेश्चन आप पूछना बेटा, अलग से करेंगे अपन, क्वेश्चन का भी डाउट भी देख लूंगा मैं आप लोगों के। क्लियर? अरे क्या आईपीएल फिर से चालू हो गया यार, यहां पर ध्यान दो यार। आईपीएल की बात देखो, हम अपनी क्लास में 10 से 15 मिनट आप लोगों से बात भी करूंगा। देखो हमारे पास साल भर का समय है, बढ़िया पढ़ेंगे, बढ़िया सीखेंगे, सब्जेक्ट के प्रति ईमानदारी रखेंगे और बात भी करेंगे यार, सब करेंगे। लेकिन जब जब पढ़ाई पे, जब देखो जब हम चीज पढ़ रहे हैं ना, जब हम चीज सीख रहे हैं ना, तो बढ़िया तरीके से सीखो, उसके बाद आप लोगों से बात भी करूंगा। ठीक है, चलो आ जाओ। फिर नेक्स्ट क्या आएगा बच्चों? प्लास्मिड डीएनए तक क्लियर। अब नेक्स्ट लक्षण, नेक्स्ट लक्षण कोशिकांग कौन सा होगा? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम कोशिकांग होता है। कोशिकांग के रूप में या कोशिकांग में 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। कोशिकांग के रूप में इनमें क्या मिलेंगे बच्चों? 70S राइबोसोम्स। जीवाणु के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल एक ही कोशिकांग होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर केवल एक ही कोशिकांग होता है, 70S प्रकार का राइबोसोम। और दो चीजें, और एक चीज क्या होगी बच्चों? इसके साथ साथ इनके अंदर क्या मिलेंगी? इंक्लूजन बॉडीज, जिसको हम पढ़ेंगे अंतर्विष्ट पिंड। अंतर्विष्ट पिंड भी इनके अंदर मिलेंगे। इतना क्लियर बेटा? एस के बारे में हम करेंगे। एस को हम कहते हैं बेटा स्वेडबर्ग इकाई कहते हैं, या अवसादन इकाई, ये सब पढ़ेंगे यार सेल में। अभी तो एस का मतलब राइबोसोम में बताऊंगा, बट इतना सबको क्लियर है? एक बार बता दो, इतना सबको क्लियर है? प्रोकैरियोटिक कोशिका के इन लक्षणों में कोई दिक्कत है क्या? प्रोकैरियोटिक में इन लक्षणों में ये सब पढ़ेंगे। सर ये अंतर्विष्ट पिंड क्या होते हैं, ये बताऊंगा अभी आज की क्लास में। अरे फास्ट आराम से पढ़ो यार, धीरे धीरे सीखो, बढ़िया करेंगे। यहां तक सबको क्लियर है? बता दो एक बार, यहां तक सबको क्लियर है? एक चीज और, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति भी होती है। कोशिका भित्ति भी उपस्थित होगी। अब एक सवाल पूछ रहा हूं बच्चों मैं आपसे, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, ध्यान से बताना। सारे प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति होती है क्या? सारे प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब जीवाणु, आर्की जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, सब में कोशिका भित्ति होती है क्या? सब में कोशिका भित्ति होती है क्या, या सर किसी में नहीं होती? बताओ तो जरा कमेंट करके। सारे के सारे प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति लिखा है, होती है क्या, या किसी में नहीं होगी? हां 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 हां, शाबाश। माइकोप्लाज्मा में नहीं होती। माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ में कोशिका भित्ति नहीं होती, बाकी सब में होती है। तो कोशिका भित्ति प्रेजेंट, अपवाद, अपवाद है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ में कोशिका भित्ति नहीं होती है। क्लियर बात है बच्चों? देखो यार, ये 360 डिग्री तैयारी ऐसे करेंगे, और कोई सवाल इसके बाहर जाने ही नहीं दूंगा यार। कोई सवाल, कोई आप कोई भी मॉड्यूल कर रहे हो, कोई भी डीपीपी कर रहे हो, किसी दूसरे इंस्टीट्यूट का नोट्स पढ़ रहे हो, कुछ भी कर लो आप, अपने नोट्स के बाहर कोई सवाल नहीं मिलने वाला आप लोगों को। ठीक है, क्लियर है? यहां तक देख लूं डाउट्स आपके अगर कोई है तो।
बेटा देखो एक सवाल है, ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी सेल आरबीसी करना बेटा, स्पर्म तो क्या होगा, शुक्राणु नहीं लेंगे बेटा, क्योंकि शुक्राणु महिलाओं में नहीं होता ना, इसलिए। नीलेश जी अब उंगली ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। रानी जी नीलहरित शैवाल होती है बेटा साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया नीलहरित शैवाल होती है। नॉस्टॉक एनाबीना आपने नाम सुना होगा, तो नीलहरित शैवाल को साइनो जीवाणु कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं। योगेंद्र जी ने पूछा बेटा मोनेरा जगत क्या होता है। देखो दुनिया में पूरे हमारे पृथ्वी पर जितने भी जीव है ना, पृथ्वी पर समस्त जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया है। उसमें मोनेरा जगत होता है, प्रोटिस्टा होता है, कवक होता है, पादप होता है, जंतु होता है। हम सब जंतु जगत में आते हैं, सारे पादप जो हैं वो पादप जगत में आते हैं, कवक जगत अलग है, प्रोटिस्टा जगत अलग है, और सारे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, सारी प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है वो मोनेरा जगत में आती है। ठीक है बेटा, पीपीएलओ का फुल फॉर्म लिख दिया बेटा मैंने। नीलहरित शैवाल बता दिया बेटा, नीलहरित शैवाल साइनो जीवाणु होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। ठीक है बेटा। शुभ जी ने पूछा है प्रोकैरियोटिक जीव, बेटा प्रोकैरियोटिक जीव स्वपोषी भी होते हैं और विषमपोषी भी होते हैं, ये आगे पढ़ेंगे अपन। ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन बेटा मैंने पहली क्लास में बताया था, हिस्टोन प्रोटीन की बात मैंने पहले क्लास में बताया था बेटा। क्षारीय प्रोटीन होते हैं जो डीएनए से जुड़ते हैं और वो यूकैरियोट्स में होते हैं। ठीक है, तो एक बार वापस देख लो, अपन ने प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण देखे, सारे के सारे आर्की जीवाणु, जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा जिसको पीपीएलओ कहते हैं, ये सारे के सारे प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण हैं। मतलब पूरा का पूरा मोनेरा जगत इसका उदाहरण है। फिर अपन ने देखा इनमें विकसित केंद्रक नहीं होगा, केंद्रक झिल्ली केंद्रिका नहीं है, इनका आनुवांशिक पदार्थ वृत्ताकार द्विरज्जुक डीएनए है जो कोशिका द्रव्य में होता है जिसको केंद्रकाभ कहते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स इनमें नहीं पाए जाएंगे, कोई झिल्ली युक्त कोशिकांग इनमें नहीं होता, कोई झिल्ली युक्त कोशिकांग इनमें नहीं पाया जाता। अतिरिक्त गुणसूत्रीय वृत्ताकार डीएनए होता है जिसको प्लास्मिड डीएनए कहते हैं, और यह प्लास्मिड डीएनए जीवाणु को क्या लक्षण देता है, प्रतिजैविकी प्रतिरोधकता लक्षण देता है। फिर अपन ने देखा इनमें कोशिकांग केवल कौन सा होगा, केवल 70S प्रकार का कोशिकांग इनमें पाया जाता है, और इनमें अंतर्विष्ट पिंड पाए जाएंगे, हम देखेंगे वो क्या है। और कोशिका भित्ति इनमें उपस्थित होगी, लेकिन किस में कोशिका भित्ति नहीं मिलेगी, माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ में कोशिका भित्ति नहीं होगी। बेटा इंक्लूजन बॉडीज क्या होती हैं अभी बताऊंगा मैं, अंतर्विष्ट पिंड क्या होते हैं अभी बताना है बेटा मेरे को हर चीज। ठीक है, क्लियर बात, क्लियर बात है, यहां तक सबको क्लियर है बच्चों। ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट नंबर 1 था, ये पॉइंट नंबर 2 था, ये पॉइंट नंबर 3 है, ये पॉइंट नंबर 4 है, ये पॉइंट नंबर 5 है, ये पॉइंट नंबर 6 है, और ये पॉइंट नंबर 7 है। 7 पॉइंट्स बताए बच्चों मैंने, ये 7 पॉइंट्स बताए हैं मैंने। ठीक है बेटा, 70S क्या होता है आगे बताएंगे बेटा, S का मतलब क्या होता है पढ़ेंगे भी अपन सब। ठीक है, चलो आगे चलें अब, बढ़िया सबको। अब आ जाओ नेक्स्ट चीज, अब अपन पढ़ तो क्या रहे हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका ही, प्रोकैरियोटिक कोशिका की ही बात कर रहे हैं। अब प्रोकैरियोटिक की विस्तृत संरचना देख रहे हैं। अब हर एक लक्षण को हम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, प्रोकैरियोटिक कोशिका को विस्तार से पढ़ेंगे भाई। अभी तो अपन ने सिर्फ पॉइंट्स देखे, अब अपन प्रोकैरियोटिक कोशिका की विस्तृत संरचना देखेंगे, और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सेल एनवलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। यानी सबसे पहला लक्षण जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो है
कोशिका आवरण एवं उसके रूपांतरण। ठीक है, तो हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? हां बिल्कुल, इसको चार्ट के फॉर्म में लिखना है बेटा, बहुत आसान हो जाएगा। अब सुन लो, अब अपने पास सबसे पहले अपन सेल एनवलप और यानी कोशिका आवरण और उसका रूपांतरण देख रहे हैं। सबसे पहला लक्षण ये कोशिका आवरण और रूपांतरण किस में देखने को मिलेगा? ये अधिकांश जीवाणु में पाया जाता है। अधिकांश जीवाणु में उपस्थित। समझ गए? सबसे पहला क्या पढ़ रहे हैं हम, ध्यान से सुनना, कोशिका आवरण और रूपांतरण। तो पहला सवाल आता है, सर ये कोशिका आवरण और रूपांतरण कहां पर मिलेगा? ये अधिकांश जीवाणु में उपस्थित है। अधिकांश जीवाणु में उपस्थित है मतलब कैसा लक्षण हुआ? प्रोकैरियोटिक। अरे ये कौन सा लक्षण हुआ बच्चों? प्रोकैरियोटिक लक्षण है। समझ गए? कोशिका आवरण और उसका रूपांतरण किसका लक्षण है? वो जीवाणु में उपस्थित है तो प्रोकैरियोटिक लक्षण है। अब ध्यान से रखना, अब ध्यान से समझना क्या होता है सर। इधर देखो, अब अपन एक जीवाणु कोशिका बनाते हैं। अब हम क्या बना रहे हैं? एक जीवाणु कोशिका बना रहा हूं बच्चों। ठीक है, ये मैंने एक जीवाणु कोशिका बनाई बच्चों, ध्यान से समझना। क्या बनाई है? ये एक जीवाणु कोशिका बनाई। सर इसमें कितने स्तर बनाए हैं? इस जीवाणु कोशिका में मैंने कितने स्तर बनाए हैं बच्चों? 3 स्तर। कितने स्तर बनाए हैं? 3 स्तर बनाए हैं। तो ये 3 स्तर की संरचना ही कोशिका आवरण कहलाती है। कोशिका आवरण जो है ना, कोशिका आवरण में कितने स्तर मिलते हैं बच्चों? 3 स्तर मिलते हैं। इसमें सबसे बाह्य स्तर, यह सबसे बाह्य स्तर कहलाता है ग्लाइकोकैलिक्स। सबसे बाह्य स्तर क्या कहलाएगा बच्चों? ग्लाइकोकैलिक्स। फिर उसके बाद मध्य स्तर क्या कहलाएगा? मध्य स्तर कहलाएगा कोशिका भित्ति। मध्य स्तर किसका बना हुआ है? कोशिका भित्ति। और सबसे भीतरी स्थल क्या है बच्चों? प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली कह दो या जीव द्रव्य झिल्ली कह दो। ठीक है, क्या बनाया बच्चों अपन ने? देखो, सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कोशिका आवरण। कोशिका आवरण किस में मिलता है? कोशिका आवरण किस में मिलता है? ज्यादातर जीवाणु में। और ज्यादातर जीवाणु में मिलता है तो यह कैसा लक्षण है? प्रोकैरियोट्स। यह हमारे अंदर नहीं मिलेगा। आज हमारी कोशिका को निकाल के देखोगे तो कोशिका आवरण नहीं मिलेगा, जीवाणु में मिलेगा। प्रोकैरियोटिक लक्षण है। अब यह कितने स्तर का बना हुआ है? तो पहला लक्षण यहां पर आ गया कि कोशिका आवरण 3 स्तर से बना होता है। कोशिका आवरण 3 स्तरीय रासायनिक संरचना है। 3 स्तरीय जटिल रासायनिक संरचना है। ठीक है, यह सवाल बन सकता है कि कोशिका आवरण में कितने स्तर मिलते हैं? तो कोशिका आवरण में 3 स्तरीय मिलते हैं। कौन कौन से? कौन कौन से 3 स्तर है बच्चों? सबसे बाह्य, बाह्य परत कौन सी है? ग्लाइकोकैलिक्स। बाह्य परत ग्लाइकोकैलिक्स। मध्य, मिडिल लेयर कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति को ही हम अंग्रेजी में कहते हैं सेल वॉल। कोशिका भित्ति को सेल वॉल। और आंतरिक प्लाज्मा झिल्ली या जीव द्रव्य झिल्ली।
जिसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। आ गई बात, इतना सबको समझ आ गया। सबसे पहले कोशिका आवरण, बेटा पोल भी कराएंगे यार, सब करेंगे, एक बार एक टॉपिक तो पढ़े, टॉपिक पढ़ने के बाद पोल भी कर लेंगे यार। तो कोशिका आवरण कितने स्तर से बनी हुई है बच्चों? 3 स्तर से बनी हुई है। बाह्य ग्लाइकोकैलिक्स है, मध्य कोशिका भित्ति है, आंतरिक प्लाज्मा झिल्ली है। अब पहली चीज, ये तीनों स्तर, ये तीनों मिलकर क्या काम करते हैं? तो ये तीनों मिलकर सुरक्षा प्रदान करते हैं। सबसे पहली चीज, सर ये कोशिका आवरण 3 स्तर का बना हुआ है, तो ये तीनों मिलकर क्या काम करेंगे? ये तीनों मिलकर सुरक्षा प्रदान करेंगे। पहला लक्षण क्लियर। ये तीनों स्तर मिलकर क्या काम करेंगे? जीवाणु को सुरक्षा प्रदान करेंगे। तीनों स्तर मिलकर क्या काम करेंगे? जीवाणु को सुरक्षा या प्रोटेक्शन देंगे। पहला लक्षण क्लियर। अब एक एक लेयर की बात करते हैं। सबसे बाह्य परत क्या होती है बच्चों? ग्लाइकोकैलिक्स। सबसे बाह्य परत जीवाणु की क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स। अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो इसमें ऐसे पदार्थ, या तो इसमें मोटे और ठोस पदार्थ हो सकते हैं, या तो यह ग्लाइकोकैलिक्स मोटे ठोस पदार्थों से बनी हो सकती है, और या यह ग्लाइकोकैलिक्स पतले ढीले पदार्थों से बनी हो सकती है। समझ रहे हो? सबसे बाह्य परत क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स दो की दो संभावना है, या तो यह ग्लाइकोकैलिक्स मोटे ठोस पदार्थों से बनी होगी, और या यह ग्लाइकोकैलिक्स पतले और ढीले पदार्थों से बनी होगी। दो संभावना है। लिख दूं? लिख दूं? लिखूं यहां पर? तो सबसे पहले लक्षण देखो, सबसे पहला लक्षण इधर देखो, यह तीनों स्तर, यह तीनों स्तर सम्मिलित होकर सुरक्षा प्रदान करते हैं। आ गई बात समझ में? सबसे पहले तो मैंने बताया था ये तीनों स्तर सम्मिलित होकर क्या करेंगे? सुरक्षा प्रदान करेंगे। फिर अपन सबसे पहले किसकी बात करेंगे? ग्लाइकोकैलिक्स की। सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे? ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स में आपको पहला बिंदु क्या मालूम है? यह सबसे बाह्य परत होती है, यह सबसे बाह्य परत है। फिर हमें मालूम है, फिर क्या मालूम है हमको नेक्स्ट? या तो ये पतली ढीली पदार्थ से निर्मित, और या ये किससे बनी होगी? मोटी ठोस पदार्थ से निर्मित। एक चीज आपको बार बार बोलूंगा बच्चों, हर चीज अपने हाथ से लिखूंगा, हर चीज। ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये एनसीईआरटी में है जाके पढ़ लेना, ये एनसीईआरटी में दे रखा है एनसीईआरटी से रीडिंग मार लेना। एक देखो, लास्ट में आ रहा था एग्जाम में आपने नोट्स तैयार होने चाहिए, और नोट्स इस तरह से बनाना, ठीक है? एक सवाल तक नहीं हिलने दूंगा आप लोगों को, एक सवाल में गड़बड़ नहीं आएगी बच्चों, सारा चीजें लिखेंगे, हर एक पॉइंट खुद हाथ से लिखूंगा। आप भी अपने हाथों से लिखना क्लास के बाद। ईमानदारी से बता रहा हूं, सब्जेक्ट में कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। तो अब सुनो, अगर ग्लाइकोकैलिक्स पतले ढीले पदार्थ से बना होगा ना, यदि वो पतले ढीले पदार्थ से बना होता है तो उसको अपन स्लाइम लेयर कहते हैं बच्चों। उसको हम क्या कहते हैं? स्लाइम लेयर। और अगर ग्लाइकोकैलिक्स मोटे या ठोस पदार्थों से बना है, यदि वो ठोस या मोटे पदार्थों से बना है तो उसको कैप्सूल कहेंगे। आ गई बात समझ में?
क्या क्या लक्षण अपन ने देखा बच्चों? क्या बेटा, मैंने कहा ना कमल जी, नोट करने का टाइम बेटा क्लास के बाद आराम से जब वापस रिवाइज करोगे ना, होमवर्क दूंगा, तब आराम से नोट करना। अभी समझ लो, पहले समझ आएगी बेटा, समझ लो क्लास के अंदर, समझने के बाद आराम से नोट कर लेना बेटा। क्लियर बात? तो आपने पास ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में क्या पता चल गया? ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में पता चल गया सबसे बाह्य परत है। ठीक है, फिर बताया कि अगर ग्लाइकोकैलिक्स पतले ढीले पदार्थों से बनी है तो उसको स्लाइम लेयर कहेंगे, और यदि वो मोटी ठोस पदार्थों से बनी है तो उसको कैप्सूल कहेंगे। अब सुनो, अच्छा अलग अलग रंग से लिखूं? अलग अलग रिंग से लिख लेंगे, अलग अलग रिंग से लिख लेंगे। अच्छा डाउट देख लें, आओ एक मिनट। हाँ ये हो गया भाई, फिंगर बढ़िया है, हरीश छेवाल बता दिया। ठीक है, प्लास्मिड बता दिया बेटा, सत्यम बेटा। प्लास्मिड जीवाणु के अंदर मुख्य डीएनए के अलावा जो दूसरा डीएनए होता है ना, उसको प्लास्मिड कहते हैं बेटा। सुनील बेटा, डीएनए हमारे अंदर यू केंद्रक में होता है और जीवाणु में कोशिका द्रव्य में होगा। हां बेटा, मोनेरा में आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दोनों आते हैं, भंवर जी बिल्कुल सही है बेटा। मोनेरा जगत, ये अशना अपन, ये 5 जगत वर्गीकरण पढ़ेंगे बेटा आगे। आर्की बैक्टीरिया मोहम्मद बेटा जीवाणु होता है, सबसे पुराने प्रकार के जीवाणु जो होते हैं ना, उसको आर्की जीवाणु कहते हैं, आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी, अब यार हम भी तो नए नए हैं। ठीक है प्रियांशु, आपने पिछले साल ये चैप्टर पढ़ा हुआ है तो साथ साथ नोट लिख लो यार। बट मैं चाहूंगा बच्चों, मैं जो नोट लिख रहा हूं ना वो जरूर लिखो, बहुत फायदा होगा। हाथ से जो नोट्स बना रहा हूं बेटा वो आप जरूर यूज कीजिएगा उनको। ग्लाइकोकैलिक्स बुन्नू बताया बेटा सबसे बाह्य परत है, जीवाणु के अंदर सबसे बाह्य परत ग्लाइकोकैलिक्स होती है बेटा। अंशिका, प्रोकैरियोट्स के सारे उदाहरण एक कोशिकीय होते हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। स्लाइम लेयर को हिंदी में अपवंग परत कहते हैं बच्चों। अरे हमारे पीछे कहां भूत है यार। ठीक है चलो, आरबीसी की संरचना पढ़ेंगे आगे यार सब। चलो इतना समझ आया। अब सुनो, 360 डिग्री तैयारी करना। हां नोट्स बनाए ना बेटा, क्लास के बाद ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगी आपको। क्लास खत्म होने के बाद पूरा पीडीएफ मिल जाता है ना बेटा, तो इसमें आराम से नोट कर लेना। अब सुनो एक चीज, 360 डिग्री तैयारी करनी है, बताऊंगा। 12वीं क्लास में बच्चों आणविक जैविकी वाला चैप्टर है, 12वीं क्लास में आणविक जैविकी का चैप्टर है, उसमें ग्रिफिथ का रूपांतरण सिद्धांत है, याद है? ग्रिफिथ का रूपांतरण सिद्धांत है, जिसमें ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नामक जीवाणु पर काम किया था, याद है बच्चों आपको? और उसमें आपने पढ़ते हैं कि वो जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जीवाणु है ना, उसमें आर प्रभेद होता है और एस प्रभेद होता है, याद है? आर प्रभेद और एस प्रभेद होता है। उसमें एस प्रभेद रोगजनक होता है और आर प्रभेद रोगजनक नहीं होता, याद है? अब वो क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो एस प्रभेद होता है रोगजनक, उसमें कैप्सूल पाया जाता है, उसमें कैप्सूल पाया जाता है। वो श्लेष्मा का आवरण होता है, श्लेष्मा का या पॉलीसैकेराइड का आवरण, वो ही कैप्सूल का उदाहरण है। तो इसका उदाहरण सुनो, कैप्सूल का उदाहरण बता रहा हूं। इसका उदाहरण है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। जो जीवाणु है उसमें जो एस प्रभेद होता है, उसमें जो श्लेष्मा आवरण होता है, और ये इसको रोगजनक बनाता है। ये 360 डिग्री तैयारी है बच्चों, याद रखना।
अंजलि जी आपका डाउट नहीं देखा बेटा, देख लूंगा, हर हर 10-15 मिनट में मैं डाउट वाली स्लाइड खोल के बता दूंगा बेटा, ठीक है ना, बता दूंगा यार, मैं आप ही के लिए तो आया हूं यार। ठीक है, अब पहली दूसरी क्लास है, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं। बेटा कैप्सूल कहां पाया जाएगा? सबसे बाह्य परत है बेटा, जीवाणु के सबसे बाह्य परत जो होती है ना, वही तो कैप्सूल है। अगर वो मोटी और ठोस पदार्थ से बनी है तो कैप्सूल है, और अगर वो पतली ढीली पदार्थ से बनी है तो वो स्लाइम लेयर है। और इसमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है ना बच्चों, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो जीवाणु है, उसका जो एस प्रभेद है उसमें श्लेष्मा का आवरण होता है, वो कैप्सूल का ही उदाहरण है। बेटा कैप्सूल को सपुंटक कहते हैं हिंदी में यार, ठीक है ना। कैप्सूल की हिंदी अगर आप जानना चाहते हो कि कैप्सूल को सर हिंदी में क्या कहते हैं, तो सपुंटिका कहते हैं यार। ये रो, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स क्लियर सबको? ग्लाइकोकैलिक्स सबको क्लियर है? ग्लाइकोकैलिक्स खत्म। अब मुझे बताओ ग्लाइकोकैलिक्स के नीचे कौन सी परत मिलेगी? सबसे बाह्य परत ग्लाइकोकैलिक्स बता दी बेटा मैंने। अब ग्लाइकोकैलिक्स के नीचे क्या मिलेगी? कोशिका भित्ति। बता दो। अब अपने पास ग्लाइकोकैलिक्स के बाद कौन सी आएगी? कोशिका भित्ति। ले लूं आगे, ले लूं आगे। बढ़िया। तो अब नेक्स्ट ग्लाइकोकैलिक्स के बाद अपने पास आती है सेल वॉल। या कोशिका भित्ति। सही बात। अब जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? ध्यान से सुनना। जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है बच्चों पेप्टिडोग्लाइकेन से। यहां पर जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन किससे बनी होती है बच्चों? पेप्टिडोग्लाइकेन, जिसको हम म्यूरिन भी कहते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सा सवाल है कि भाई जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। अब यह क्या होता है सर? पेप्टिडोग्लाइकेन क्या होता है? पेप्टिडो का मतलब बच्चों इसमें अमीनो अम्ल होता है। पेप्टाइडो का मतलब है इसमें अमीनो अम्ल और शर्करा होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन का मतलब क्या होता है बच्चों? इसके अंदर अमीनो अम्ल और अमीनो अम्ल के साथ साथ शर्करा मिलती है। देखो पेप्टिडो का मतलब है अमीनो अम्ल, पेप्टिडो का मतलब होता है अमीनो अम्ल, और ग्लाइकेन का मतलब होता है शर्करा। ग्लाइकेन का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट या शर्करा। तो अमीनो अम्ल और शर्करा से क्या बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन। तो क्लियर बात है बच्चों, जीवाणु की कोशिका भित्ति किस रसायन से बनी है? पेप्टिडोग्लाइकेन एक रासायनिक यौगिक है बच्चों। इस पेप्टिडोग्लाइकेन को म्यूरिन के नाम से भी जानते हैं। जैसे रमेश है ना, रमेश को घर में टुन्नू कहते हैं, तो आपके पास इसी तरह से पेप्टिडोग्लाइकेन को और किस नाम से जानते हैं? पेप्टिडोग्लाइकेन को म्यूरिन भी कहते हैं। और पेप्टिडोग्लाइकेन किससे बनी हुई है? पेप्टिडोग्लाइकेन ये जो रसायन है ये किससे बना हुआ है? ये अमीनो अम्ल और शर्करा से बना है। बेटा शर्करा का मतलब पूछ रहे हो आप? शर्करा मतलब कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोस नाम सुना है बेटा आपने? तो वो शर्करा होती है कार्बोहाइड्रेट। यहां पर दो शर्करा होती है बच्चों, नाम और नाग। ठीक है, वो मैं, हां लो डाउट्स देख लेते हैं यार, क्या डाउट्स हैं आपके रिसेंट? मध्य परत होती है ना बेटा, मध्य परत तो कोशिका भित्ति है ना। ग्लाइकोकैलिक्स थोड़ी मध्य परत होगी बेटा। म्यूरिन क्या होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन को म्यूरिन कहते हैं बेटा, देख लिया।
ग्लाइकोकैलिक्स किससे बनी होती है? मीजोजोम्स पे अभी पहुंचे ही नहीं बेटा अभी अपन। अरे आदमी में सेल वॉल नहीं होती है बेटा। ठीक है, अब कोशिका भित्ति क्या करती है? कोशिका भित्ति सुरक्षा ही देगी भाई। कोशिका भित्ति जो है वो काम क्या करेगी? सुरक्षा ही देगी। तो क्लियर है यहां तक कोशिका भित्ति जीवाणु की किससे बनी हुई है। अब तीसरी चीज, तीसरा क्या आ गया बच्चों यहां पर? जीव द्रव्य झिल्ली। जीव द्रव्य झिल्ली जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आपके पास बिल्कुल कोशिका भित्ति को आप मध्य स्तर भी कह सकते हो, और जीव द्रव्य झिल्ली जो है वो सबसे आंतरिक स्तर है। ठीक है, अब एक बहुत काम की चीज सुनना। अब एक बहुत काम की चीज सुनना। आंतरिक स्तर जीव द्रव्य झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब सबसे पहले जीवाणु के अंदर सुन लेना, जीवाणु के अंदर जो जीव द्रव्य झिल्ली है, जीवाणु में जीव द्रव्य झिल्ली के दो रूपांतरण होते हैं। दो रूपांतरण पाए जाते हैं। किसकी बात हो रही है बच्चों? अब अपन बात कर रहे हैं जीव द्रव्य झिल्ली। देखो, जीव द्रव्य झिल्ली को विस्तार से पढ़ेंगे आगे, जीव द्रव्य झिल्ली को आगे विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन अभी याद रखना है जीवाणु के अंदर जो जीव द्रव्य झिल्ली है, जीवाणु के अंदर जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें कितने रूपांतरण पाए जाते हैं? दो रूपांतरण पाए जाते हैं। कितने रूपांतरण पाए जाते हैं? दो रूपांतरण। सुन लेना, दो रूपांतरण कौन से? दो रूपांतरण अभी अपन पढ़ेंगे। मीजोजोम और क्रोमैटोफोर। मीजोजोम और क्रोमैटोफोर, ये दो रूपांतरण। अभी एक एक चीज, हर चीज पढ़ेंगे यार, हर चीज आएंगे। ठीक है, क्लियर बात है। जीव द्रव्य झिल्ली सबसे आंतरिक स्तर हो गया, और ये जीवाणु में जीव द्रव्य के कितने रूपांतरण होंगे? जीव द्रव्य झिल्ली के दो रूपांतरण हैं। कौन कौन से? मीजोजोम और क्रोमैटोफोर। अभी अपन पढ़ते हैं बेटा। सेल वॉल क्या होती है बेटा? मैंने बताया ना, जीवाणु की सेल वॉल है। अभी हम पढ़ेंगे इसमें, अभी अपन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जीवाणु की बात भी बताऊंगा। बट कोशिका भित्ति होती है बेटा जीवाणु में। जीवाणु में कोशिका भित्ति एक रसायन से बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन। ये रसायन, इस रसायन में अमीनो अम्ल होते हैं और शर्करा होती है। बस क्लियर है यहां तक बात? अब सुनो सर, ये क्या है? ये मीजोजोम और क्रोमैटोफोर क्या है? ध्यान से सुनना, ध्यान से। अभी अपन ने डायग्राम बनाया था, ये देखो, ये मैंने अभी किसका बनाया था? कोशिका आवरण का। सबसे बाह्य परत ग्लाइकोकैलिक्स बना दी, मध्य परत कोशिका भित्ति बना दी, और ये आंतरिक परत जो प्लाज्मा झिल्ली बनाई थी, देखो इसको मैंने ऐसे घुमाया था। इस प्लाज्मा झिल्ली में ये अपन ने इस तरह से, ये इस तरह से इसको घुमाया था, मतलब ये प्लाज्मा झिल्ली के रूपांतरण है। यही प्लाज्मा झिल्ली के रूपांतरण है। पहला हो गया मीजोजोम। अब सुनो ये क्या करता है। आ रही है बात समझ में एक एक करके? तो अब अपन सबसे पहले किसकी बात करेंगे? मीजोजोम की। देखो, मैं सबसे पहले किसकी बात करूंगा? मीजोजोम की। सबसे पहले किसकी बात करूंगा? मीजोजोम की। ले लूं आगे? सबसे पहला मीजोजोम, बेटा बता रहा हूं ना, मीजोजोम क्या होते हैं, क्रोमैटोफोर क्या होते हैं, दोनों बता रहा हूं। पहले अपन बात करेंगे मीजोजोम की।
मीजोजोम की। अब सुनो, मीजोजोम किसके रूपांतरण है? मीजोजोम किसके रूपांतरण है? कोशिका झिल्ली के। मीजोजोम जो है वो आपके पास जीव द्रव्य झिल्ली, या जिसे मैं कहता हूं प्लाज्मा झिल्ली का रूपांतरण है। प्लाज्मा झिल्ली का रूपांतरण है। यह किस रूप में पाया जाता है बच्चों? यह पाया जाता है पुट्टिका के रूप में, या नलिका के रूप में, या पटलिका के रूप में। ठीक है ना? यह प्लाज्मा झिल्ली का रूपांतरण है बच्चों। और यह प्लाज्मा झिल्ली का रूपांतरण है तो इसका आकार क्या हो सकता है? यह प्लाज्मा झिल्ली का रूपांतरण है तो यह पुट्टिका के रूप में हो सकता है, नलिका के रूप में हो सकता है, पटलिका के रूप में। यह इसकी आकृति है, यह इसकी आकृति है, यह इस आकृति के रूप में हो सकता है। ठीक है, अब कार्य क्या करेगा? यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बच्चों इस पर आता है। मीजोजोम काम क्या करेगा भाई? यह प्लाज्मा झिल्ली का रूपांतरण तो है, लेकिन यह काम क्या करेगा? तो सबसे पहले तो यह कोशिका भित्ति के निर्माण में काम करता है। यह कोशिका भित्ति के निर्माण में काम करता है, डीएनए प्रतिकृतिकरण में काम करता है, ये मीजोजोम्स क्या करेंगे बच्चों? कोशिका भित्ति के निर्माण में काम करेगा और डीएनए की कॉपी बनाने में, डीएनए प्रतिकृतिकरण में काम करेगा। पहला कार्य। और क्या करता है? सुनो सुनो, यह सरफेस एरिया, क्षेत्रफल बढ़ा देता है। क्षेत्रफल बढ़ाता है और इसमें श्वसन संबंधित एंजाइम्स होती हैं। श्वसन संबंधित एंजाइम्स पाई जाती हैं। अब आप बोलोगे सर श्वसन वाली एंजाइम तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। आप बोलोगे सर श्वसन वाली एंजाइम्स तो ऊर्जा बनाने में तो माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है, लेकिन जीवाणु में तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा नहीं। जीवाणु में श्वसन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया होगा नहीं, तो जीवाणु में श्वसन की प्रक्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का काम कौन करेगा? मीजोजोम्स करेंगे। कौन करेगा? मीजोजोम्स। तो इनमें श्वसन संबंधित एंजाइम्स पाई जाती हैं, ऊर्जा उत्पादन में काम करता है। और इसीलिए ये किसके समान है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के समान होता है। आपके पास सवाल आ जाए, जीवाणु में ऐसी कौन सी संरचना है जो माइटोकॉन्ड्रिया के समान होती है? जीवाणु में ऐसी कौन सी संरचना है जो माइटोकॉन्ड्रिया के समान कार्य करती है? तो वो मीजोजोम है। क्योंकि जीवाणु में तो माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं, झिल्ली युक्त कोशिकांग होते नहीं, इसलिए। आ रही है बात सबको समझ में? ये मीजोजोम्स प्लाज्मा झिल्ली का रूपांतरण है, पुट्टिका, नलिका या पटलिका के रूप में होता है और कोशिका भित्ति का निर्माण करेगा, डीएनए प्रतिकृतिकरण में काम करेगा, क्षेत्रफल को बढ़ाएगा और श्वसन संबंधित एंजाइम्स इसमें पाई जाएंगी। श्वसन संबंधित एंजाइम्स पाई जाती हैं तो यह ऊर्जा उत्पादन में काम करता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के समान है। क्लियर बात? क्लियर है बच्चों? मीजोजोम हां माइटोकॉन्ड्रिया के समान है ना, लिख दिया बेटा यहां पर। क्लियर बात? अब क्रोमैटोफोर देख लें। क्रोमैटोफोर, अब क्रोमैटोफोर में क्या पाए जाते हैं बच्चों? वर्णक पाए जाते हैं। वर्णक उपस्थित होते हैं। और ये कहां पर मिलेगा? ये क्रोमैटोफोर मिलता है बच्चों नील हरित शैवाल में।
नील हरित शैवाल में। अब देखो बच्चों, प्रकाश संश्लेषण का नाम सुना है आप लोगों ने? प्रकाश संश्लेषण पादप करते हैं, और पादपों में प्रकाश संश्लेषण कहां होता है? लवक में, हरित लवक, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट में। हरित लवक के अंदर क्लोरोफिल मिलता है। अब भाई नील हरित शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण करती है। नील हरित शैवाल में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, और प्रकाश संश्लेषण के लिए इसमें भी क्लोरोफिल ए मिलता है। लेकिन यह क्लोरोफिल ए वर्णक कहां मिलेगा? हरित लवक तो होते नहीं, हरित लवक तो नील हरित शैवाल में नहीं मिलेंगे, तो वर्णक कहां मिलेंगे? क्रोमैटोफोर में मिलेंगे, प्लाज्मा झिल्ली के रूपांतरण में मिलेंगे। आ रही है बात सबको समझ में? आ रही है बात? मीजोजोम और क्रोमैटोफोर सबको समझ आए कि नहीं आए? बेटा मीजोजोम एरिया कैसे बढ़ाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में क्रिस्टे होते हैं जो क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, क्योंकि वो झिल्ली के विस्तार होते हैं। तो ये भी झिल्ली के विस्तार हैं बेटा मीजोजोम, इसलिए ये भी क्षेत्रफल बढ़ाएंगे। इतना सबको क्लियर है कि नहीं बताओ यार? मीजोजोम और क्रोमैटोफोर वाला इतना सबको क्लियर है कि नहीं? हमने कोशिका आवरण और उसके रूपांतरण की बात कर ली, कोशिका आवरण और उसके रूपांतरण की बात कर ली। कोश और प्लाज्मा झिल्ली के दो रूपांतरण हैं, जीव द्रव्य झिल्ली के दो रूपांतरण हैं, मीजोजोम्स और क्रोमैटोफोर। मीजोजोम्स और क्रोमैटोफोर ये दो हैं बेटा। वर्णक क्या होते हैं? क्लोरोफिल, जो प्रकाश संश्लेषण में काम करता है। ठीक है, अब ठीक है भाई, वर्णक क्या होता है बेटा? क्लोरोफिल, जो प्रकाश संश्लेषण में काम करते हैं, रंग प्रदान करते हैं, वर्णक होते हैं वो। जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता ना बेटा सुधीर जी, उसमें मीजोजोम्स हैं इनमें। ठीक है, क्रोमैटोफोर बता दिया बेटा। ठीक है, चलें आगे। पक्का सबको क्लियर है? क्लियर है? क्रोमैटोफोर का काम है बेटा, इनमें वर्णक उपस्थित होते हैं, वो वर्णक जो प्रकाश संश्लेषण में काम करते हैं। क्रोमैटोफोर में वर्णक क्लोरोफिल पाया जाएगा जो प्रकाश संश्लेषण में काम करेगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, हरित लवक में होते हैं, लेकिन वो पादपों में होते हैं, यूकैरियोट्स में। नील हरित शैवाल में तो हरित लवक होगा नहीं, उनके अंदर क्रोमैटोफोर होते हैं जिसमें क्लोरोफिल वर्णक होता है और वो प्रकाश संश्लेषण में काम करता है। क्लियर बात? चलें आगे। अब एक चीज सुनो, अब अपन जो कोशिका आवरण की बात कर रहे थे, सुन लो। अब मैंने आपको बताया कोशिका आवरण, यही पढ़ रहे हैं अपन। अब ये कोशिका आवरण में कोशिका भित्ति के आधार पर जीवाणु दो प्रकार के होते हैं। जीवाणु दो प्रकार के होते हैं। एक जिसे हम कहते हैं बच्चों ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या ग्राम पॉजिटिव जीवाणु, और दूसरे होते हैं बच्चों ग्राम नेगेटिव जीवाणु। ठीक है, ध्यान से समझना अब मैं क्या बात कर रहा हूं बच्चों। अब मैं क्या बता रहा हूं ध्यान से सुनना। कोशिका आवरण वाला टॉपिक ही चल रहा है। कोशिका आवरण में कोशिका भित्ति होती है। अब कोशिका भित्ति के आधार पर जीवाणु दो प्रकार के होते हैं। कोशिका भित्ति के आधार पर जीवाणु दो प्रकार के हैं।
एक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु होते हैं और दूसरे ग्राम नेगेटिव जीवाणु होते हैं। अब ये समझो क्या होता है बच्चों, ये देखो एनसीईआरटी में तो इतना ही है, ठीक है, एनसीईआरटी में तो सिर्फ इतना दे रखा है कि दो प्रकार के जीवाणु हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ग्राम धनात्मक ग्राम ऋणात्मक। लेकिन ये ग्राम क्या है सुनो, ग्राम एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, ग्राम एक वैज्ञानिक थे बच्चों, सुन लेना चीज, ये क्या होता है, ग्राम एक वैज्ञानिक थे बच्चों जिन्होंने एक स्टेन बनाया, अभिरंजन। ग्राम स्टेन क्या होता है सुन लो, ग्राम स्टेन में होता है बच्चों क्रिस्टल वायलेट एक डाई होती है और पोटेशियम आयोडाइड, इनका रंग होता है पर्पल ब्लूइश, पर्पल ब्लू। फिर इसमें हम यूज करते हैं एल्कोहल और फिर इसमें यूज करते हैं सैफरनिन, पिंक या ऑरेंज। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों की नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ठीक है। ये सर ग्राम पॉजिटिव जीवाणु और ग्राम नेगेटिव जीवाणु क्या होते हैं ना, ये सिर्फ समझा रहा हूं। ये ग्राम स्टेन होता है बच्चों, ये हर हॉस्पिटल में मिलता है, हर लेबोरेटरी में, हर अस्पताल में ये ग्राम स्टेन होता है। ग्राम स्टेन में हम क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन यूज करते हैं। क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन पर्पल ब्लू रंग का होता है। उसके बाद एल्कोहल यूज करते हैं और उसके बाद सैफरनिन या पिंक ऑरेंज कलर यूज करते हैं। तो बेटा जेनस ग्रीन यहां नहीं होता, जेनस ग्रीन माइटोकॉन्ड्रिया को अभिरंजित करने के लिए यूज करते हैं। जेनस ग्रीन एक डाई होती है जिससे माइटोकॉन्ड्रिया को अभिरंजित करते हैं बेटा, ठीक है ना। ये ग्राम स्टेनिंग होती है बच्चों। हम क्या करते हैं, देखो कोई भी कभी भी लेबोरेटरी में किसी बैक्टीरिया की पहचान करनी होती है, अस्पताल में किसी बैक्टीरिया की पहचान करनी होती है, तो बैक्टीरिया की पहचान करने के लिए ग्राम स्टेन यूज करते हैं। तो क्या करते हैं बच्चों, ग्राम स्टेन में क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन यूज करते हैं। क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन रंग इस्तेमाल करोगे ना तो जीवाणु का रंग कैसा हो जाएगा, पर्पल ब्लू। क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन पहले इस्तेमाल करते हैं, इसके कारण जीवाणु का रंग क्या हो जाता है, पर्पल ब्लू, ठीक है। सारे जीवाणु पर्पल ब्लू हो जाते हैं। फिर उस जीवाणु को क्या करते हैं, अल्कोहल से धो देते हैं। फिर जीवाणु को अल्कोहल से धोते हैं। अल्कोहल से धोने पर कुछ जीवाणु में पर्पल ब्लू कलर हट जाता है और कुछ जीवाणु में नहीं हटता। फिर क्या करते हैं, सैफरनिन दूसरा रंग इस्तेमाल करते हैं। सैफरनिन भी एक स्टेन होता है बेटा, पिंक और ऑरेंज रंग का होता है। तो अल्कोहल से जो बैक्टीरिया ये रंग छोड़कर सैफरनिन का पिंक ऑरेंज रंग ले लेते हैं वो ग्राम नेगेटिव होते हैं। जो जीवाणु पिंक या ऑरेंज रंग दर्शाते हैं ना वो हो जाते हैं बच्चों ग्राम नेगेटिव। और जो बैक्टीरिया पर्पल ब्लू रंग ही दर्शाते हैं, जो अल्कोहल से धुलने के बाद भी क्रिस्टल वायलेट और पोटेशियम आयोडाइड का पर्पल ब्लू रंग दर्शाते हैं, उनको ग्राम पॉजिटिव जीवाणु कहते हैं। यह आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूं बच्चों। बेटा KI का मतलब है पोटेशियम आयोडाइड। KI क्या होता है, KI होता है पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ग्राम बेटा एक वैज्ञानिक का नाम था, ग्राम एक वैज्ञानिक का नाम था। उन्होंने ये ग्राम स्टेनिंग बताई ताकि आप जीवाणु की पहचान कर सको, कौन से जीवाणु ग्राम पॉजिटिव हैं, कौन से जीवाणु ग्राम नेगेटिव हैं। तो जो जीवाणु पर्पल ब्लू रंग दर्शाते हैं, जो जीवाणु क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन का रंग दर्शाते हैं वो ग्राम पॉजिटिव हैं। और जो जीवाणु ये रंग पर्पल ब्लू रंग छोड़कर सैफरनिन वाला पिंक ऑरेंज रंग ले लेते हैं वो ग्राम नेगेटिव जीवाणु होते हैं, ठीक है। क्लियर बात, क्लियर बात है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज बताई बच्चों मैंने आपको। अरे ग्राम क्या है बेटा, ग्राम वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने ये स्टेन बनाया था, जिन्होंने ये स्टेन विकसित किया था। ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव से फायदा नहीं होता बेटा, जीवाणु की पहचान होती है। हमको जीवाणु को पहचानना होता है कि ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है या ग्राम नेगेटिव जीवाणु है, क्योंकि रोगजनक जीवाणु ग्राम नेगेटिव होते हैं, पहचानने में यूज करते हैं,
क्रिस्टल वायलेट डाई होती है बेटा, डाई, रंग डालते हैं ना, रंग डालने वाली डाई है। सैफरनिन भी डाई है। अल्कोहल से ही धोते हैं बेटा, अल्कोहल से वो रंग चला जाता है। ठीक है, क्लियर बात है बच्चों, क्लियर है। यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक किसको क्लियर है बच्चों? ग्राम स्टेन बेटा, स्टेन मतलब रंग, स्टेन मतलब रंग। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट संरचना पढ़ते हैं, आ जाओ। अब नेक्स्ट संरचना क्या पढ़ेंगे, आ जाओ। यहां पर आपको सबसे पहले जीवाणु के आकार पता होने चाहिए। जीवाणु के 4 आकार होते हैं। ठीक है ना, ये अपन जैविक वर्गीकरण में भी पढ़ते हैं। जीवाणु के 4 आकार कौन से होते हैं बच्चों? ये देखो, सबसे पहले ऐसे रॉड आकार के जीवाणु होते हैं। ये ऐसे छड़ी आकार के जीवाणु है, रॉड आकार के, छड़ी आकार के या रॉड शेप के, इन्हें कहते हैं बैसिलस। इन्हें कहते हैं बच्चों बैसिलस। ठीक है ना, पहला। फिर दूसरे ये गोलाकार होते हैं, गोलाकार यानी स्फेरिकल, इसे हम कहते हैं कोकस। इन आकार को हम कहते हैं कोकस। फिर कौमा आकार का, कौमा आकार का क्या कहलाता है बच्चों? विब्रियो। कौमा आकार के जीवाणु विब्रियो कहलाते हैं बच्चों। और चौथा आकार होता है सर्पिलाकार। सर्पिल आकार या कुंडलित आकार, जिसको स्पिरिलियम कहते हैं। तो ये जीवाणु के 4 आकार आपको ध्यान में रखने हैं। जीवाणु में कितने आकार पाए जाते हैं बच्चों? 4 आकार पाए जाते हैं। छड़ी आकार का होता है रॉड शेप्ड बैसिलस, गोलाकार होता है स्फेरिकल आकार जिसको कहते हैं कोकस, कौमा आकार के जीवाणु को कहते हैं विब्रियो, और सर्पिल आकार के, कुंडलित आकार के क्या कहलाते हैं? स्पिरिलियम। ठीक है, तो ये आपके पास 4 आकार के जीवाणु होते हैं, ये ध्यान में रखना है। ये 4 आकार के जीवाणु होते हैं जो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर बात है बच्चों? अब ध्यान रखना नेक्स्ट पॉइंट। बेटा मैंने आपको बोला, अच्छा साथ साथ लिखना है बेटा, मैंने कहा ना लास्ट में आप लिख लेना अभी। ठीक है, तो 4 आकार जीवाणु के क्लियर हैं। जीवाणु के चारों आकार क्लियर हो गए। अब आगे चलें। अब अपन जीवाणु की सतह पर क्या पढ़ेंगे? सुनो, 2 चीजें। अब आगे ले लूं बच्चों, आ जाओ। अब नेक्स्ट चीज, अब अपने पास जीवाणु जो हैं, जीवाणु जो होते हैं बच्चों वो गतिशील भी हो सकते हैं और अगतिशील भी हो सकते हैं। ठीक है ना भाई, आपके पास जीवाणु जो हैं वो चलायमान भी हो सकते हैं और अगतिशील भी हो सकते हैं। अब इनमें गमनांक के रूप में क्या पाया जाता है बच्चों? इनमें गमनांक के रूप में क्या पाया जाता है? इनमें गमनांक के रूप में फ्लैजिला मिलता है। जीवाणु में गमनांक के रूप में क्या मिलेगा बच्चों?
जीवाणु में गमनांक के रूप में क्या मिलेगा? फ्लेजिला, कशाभिक जैसे हिंदी में कहते हैं। जीवाणु के अंदर याद रखना बच्चों, जीवाणु गतिशील भी हो सकते हैं, अगतिशील भी हो सकते हैं। अगर वो उनमें गमनांक के रूप में क्या मिलेगा? फ्लेजिला या कशाभिक। अब कशाभिक की संरचना कैसी होती है? कशाभिक की संरचना कैसी होगी बच्चों? तो कशाभिक की संरचना कुछ इस प्रकार होती है। कशाभिक में आपको तीन चीजें मिलेंगी बच्चों। एक आधारीय शरीर होता है जिसको बेसल बॉडी कहते हैं। हुक होता है जिसको हम अंकुश कहते हैं। और तंतु होता है जिसे फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, आपके पास जीवाणु में गतिशील क्या है बच्चों? जीवाणु में गति या गमनांक के रूप में फ्लेजिला होता है। फ्लेजिला में आपको क्या क्या मिलेगा? आधारीय शरीर मिलेगा, हुक मिलेगा, तंतु मिलेगा। और तंतु याद रखना है बच्चों, तंतु सबसे लंबी संरचना होती है। सबसे लंबी संरचना होती है और इसमें फ्लैजेलिन प्रोटीन मिलता है। इनमें आपको कौन सा प्रोटीन मिलेगा? फ्लैजेलिन प्रोटीन। तो आसान सी चीज है बच्चों, जीवाणु में गमनांक के रूप में क्या मिलेगा? जीवाणु में गमनांक के रूप में कशाभिक मिलेगा। गमनांक के रूप में कशाभिक मिलेगा। कशाभिक की संरचना में क्या मिलेगा बच्चों? आधारीय शरीर होगा। आधारीय शरीर के बाद अंकुश या हुक होगा और उससे एक तंतु निकलेगा। सबसे लंबा भाग कौन सा है? सबसे लंबा भाग तंतु होता है, फिलामेंट, और उसमें फ्लैजेलिन प्रोटीन मिलता है। क्लियर? तो यह गमनांक की बात हो गई बच्चों। अब और क्या मिलता है? जीवाणु में गमनांक के अलावा और क्या मिलेगा? बेटा टिब्यूलिन नहीं मिलेगा। टिब्यूलिन प्रोटीन अपन देखेंगे यूकैरियोट्स के सीलिया फ्लेजिला में मिलेगा। यूकैरियोट्स के सीलिया फ्लेजिला में टिब्यूलिन प्रोटीन मिलता है, जीवाणु में नहीं मिलता। कशाभिक की संरचना जीवाणु में बिल्कुल सरल होती है। ठीक है, तो आपके पास तीन गमनांक के रूप में आधारीय शरीर है, अंकुश है, तंतु है। तंतु सबसे लंबी संरचना होती है और उसमें फ्लैजेलिन प्रोटीन होगा। टिब्यूलिन प्रोटीन नहीं होगा बच्चों। टिब्यूलिन प्रोटीन हम देखेंगे यूकैरियोट्स के कशाभिक और पक्षमाभिक में होता है। क्योंकि जीवाणु गतिशील भी होता है बेटा, अगतिशील भी होता है। अगतिशील जीवाणु में गमनांक नहीं होंगे, केवल गतिशील जीवाणु में गमनांक होंगे। ठीक है, अब एक चीज आगे पढ़ लें और आ जाओ नेक्स्ट। अब एक और चीज आ जाती है बच्चों, नेक्स्ट आता है जीवाणु की सतह पर। सुनो, अब जीवाणु की सतह पर आपको क्या मिलते हैं? रोम और झालर मिलेंगे बच्चों। क्या मिलेंगे आपको? रोम और झालर। पेलाए और फिम्ब्रे। रोम व झालर मिलेंगे बच्चों। ठीक है ना? जीवाणु की सतह की बात हो रही है बच्चों। जीवाणु की सतह पर दो चीजें और क्या मिलेंगी? जीवाणु की सतह पर रोम और झालर मिलेंगे। सबसे पहले ये गमनांक नहीं होते, ये गमनांक नहीं है, याद रखना, क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं अपन। सर ये जीवाणु की सतह पर होते हैं, पतले पतले होते हैं, सर ये गमनांक में काम करेंगे क्या? नहीं, ये गमनांक नहीं होते, ये गमनांक नहीं होते। तो ये क्या करते हैं? सुनो,
ये क्या करते हैं, इसमें जो पिलाए है यानी रोम जो होता है बच्चों, वो नलिका रूप में होता है, नलिका के रूप में, नलिका रूप में होता है, और इसमें पिलिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, इसमें पिलिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। सही बात है बच्चों। और झालर जो होती है, फिम्ब्रे या झालर जो होती है बच्चों, ये कैसी होती है, ब्रश जैसी होती है, ब्रश या ब्रिसल जैसी होती है। ये घर पे अपन ब्रश इस्तेमाल करते हैं बच्चों, तो ब्रश जैसी क्या होती है, फिम्ब्रे। और काम क्या करेंगे भाई, ये काम क्या करेंगे, सुनो तो सही। ये जीवाणु की सतह पर होती है बच्चों, ये जीवाणु की सतह पर होती है, तो दो काम करती है। मान लो अगर जीवाणु कोई नदी या धारा में बह रहा है, तो चट्टानों से उसको जोड़ने में काम करेगी। धारा के आसपास कोई छोटी चट्टान है, तो जीवाणु उस चट्टान से चिपक जाता है, उससे जुड़ जाता है, तो चट्टान से जुड़ने में कौन काम करेंगी, ये पिलाए फिम्ब्रे। दूसरा, मान लो जीवाणु कोई संक्रमण कर रहा है, जीवाणु जो है वो किसी परपोषी में संक्रमण उत्पन्न कर रहा है, तो परपोषी कोशिका से जोड़ने में काम करती है। मतलब ये जो रोम और झालर है ना, ये जीवाणु को किसी ना किसी से जुड़ने में काम करती है। या तो धारा, जब धारा बह रही है तो चट्टानों से जोड़ने में काम कर रही है, या परपोषी कोशिका से जोड़ने में काम कर रही है। तो कार्य क्या करता है बच्चों, यह कार्य करता है परपोषी कोशिका से जोड़ने में कार्य करता है, और धारा में चट्टानों से जोड़ने में काम करता है। ठीक है, आगे अपन पढ़ेंगे बच्चों, एक प्रक्रिया होती है संयुग्मन। आगे एक प्रक्रिया पढ़ेंगे अपन, जब एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में डीएनए का स्थानांतरण होता है। जब एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में डीएनए का स्थानांतरण होता है, उसमें भी हम देखेंगे ये रोम काम करेंगे, पिलाए। ठीक है, तो आपके पास याद रखना है बच्चों, परपोषी कोशिका से जोड़ने में, धारा में चट्टानों से जोड़ने में कौन काम करेंगे, पिलाए और फिम्ब्रे। ये दोनों का काम है। पिलाए और फिम्ब्रे, रोम और झालर दोनों जोड़ने में काम करती है, दोनों जोड़ने में काम करती है। अरे ब्रश नहीं होता यार, पतले पतले रोम जैसे, घर में आप ब्रश करते हो तो ब्रश के बाल देखते हो, वैसा वैसा दिखने में होता है फिम्ब्रे। क्लियर, क्लियर बात है, पिलाए और फिम्ब्रे क्लियर है। हां बेटा, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स क्लैप में डलवा देंगे। ठीक है आनंद जी, धन्यवाद दीनदयाल जी, बहुत बहुत। बेटा प्रैक्टिस के लिए मॉड्यूल बहुत है मुस्कान जी, मुस्कान मॉड्यूल के अलावा और कोई जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। जनन में कौन काम करेगा, पिलाए करेंगे बेटा, अपन ये अपन पढ़ेंगे। जनन मतलब जब डीएनए स्थानांतरण में पिलाए काम करता है बेटा, ठीक है ना, ठीक है। और बेटा पिलिन प्रोटीन होता है बेटा, पिलिन एक प्रोटीन का प्रकार है बेटा, ठीक है ना, ये अपन पढ़ेंगे। ये जो पिलाए है ना बच्चों, ये डीएनए स्थानांतरण में भी काम करेगा, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बस अब दो चीजें रह गई है, जीवाणु कोशिका में दो चीजें रह गई है, फिर आपसे बात भी करेंगे अपन और फिर पोल भी कराऊंगा। ठीक है, सिर्फ दो चीजें रह गई, राइबोसोम और अंतर्विष्ट पिंड रह गए बच्चों जीवाणु में। आ जाओ, तो अब अपने पास क्या रह गए जीवाणु कोशिका में, नेक्स्ट आता है राइबोसोम।
प्रोकैरियोटिक कोशिका में अब अपने पास आ जाते हैं राइबोसोम। सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है बच्चों, ये झिल्ली रहित कोशिकांग होते हैं। झिल्ली रहित कोशिकांग हैं। सही बात है। इनकी साइज याद रखना बच्चों, जीवाणु में 15 से 20 नैनोमीटर होती है। जीवाणु में याद रखना इनकी साइज कितनी होती है बच्चों, इनकी साइज 15 से 20 नैनोमीटर की होती है। ठीक है, इनको हम पेलेड कण भी कहते हैं बच्चों, ये आगे पढ़ेंगे अपन। जॉर्ज पेलेड एक साइंटिस्ट थे, जॉर्ज पेलेड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने राइबोसोम की खोज की थी। ठीक है ना, तो इसलिए इनको पेलेड कण भी कहते हैं। झिल्ली रहित कोशिकांग है बच्चों। अब आपके पास याद रखना है जीवाणु या प्रोकैरियोट्स में जीवाणु या प्रोकैरियोट्स में 70S प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं। है ना बच्चों, जीवाणु या प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम कैसे होते हैं बच्चों, 70S प्रकार के होते हैं। अब ये S क्या होता है, सुनो, वैसे हम आगे पढ़ेंगे। S का मतलब होता है स्वेडबर्ग इकाई बच्चों। वैज्ञानिक के नाम पर इसको स्वेडबर्ग इकाई भी आप कह सकते हो, या इसको अवसादन इकाई भी कह सकते हो। अवसादन इकाई का मतलब क्या है बच्चों, ये अपने घनत्व या साइज के आधार पर नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। ये जब हम किसी भी कोशिकांग का अपकेंद्रण करते हैं ना, जब हम किसी भी कोशिका का अपकेंद्रण करते हैं तो 70 वो मान है, उस मान पर ये नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। तो S जो होता है वो राइबोसोम के घनत्व या साइज का सूचक है। ठीक है, ये उसके घनत्व या साइज का सूचक है। S क्या दर्शाता है, S दर्शाता है राइबोसोम का घनत्व या उसकी साइज दर्शाता है। सही बात है। अब 70S राइबोसोम जो होता है ना बच्चों, 70S में 2 उप इकाई होती हैं। 70S में 2 उप इकाई होती हैं। 50S बड़ी उप इकाई होती है और 30S छोटी उप इकाई होती है। ठीक है, 70S में 50S बड़ी उप इकाई होती है बच्चों, 30S छोटी उप इकाई होती है। क्लियर। अपकेंद्रण क्या होता है बेटा, अपकेंद्रण सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। मतलब यह एक पृथक्करण की तकनीक है, जब कोशिकांगों को उनके आकार और घनत्व के आधार पर अलग अलग किया जाता है ना, उसे कहते हैं। अब इसमें थोड़ी सी एक नई चीज है बच्चों, इसमें एक नई चीज क्या होती है, इसमें एक नई चीज होती है जिसे कहते हैं पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम जिसे हम कहते हैं बच्चों। अब देखो, वैसे तो अपन आगे पढ़ते हैं बच्चों, राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाना। ठीक है, राइबोसोम का मुख्य काम क्या होता है बच्चों, प्रोटीन बनाना। राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना। जहां जहां राइबोसोम होगा वहां पर प्रोटीन बनेगा। और अगर आपको आणविक जैविकी याद रखनी है, आणविक जैविकी में क्या होता है बच्चों, आणविक जैविकी में हम पढ़ते हैं कि एमआरएनए का रज्जुक राइबोसोम से जुड़ता है प्रोटीन बनाने के लिए। तो प्रोटीन बनाने के लिए एमआरएनए राइबोसोम से जुड़ता है, उस संकुल को कहते हैं पॉलीराइबोसोम। मतलब क्या होता है, देखो बच्चों, ये एक एमआरएनए रज्जुक होता है। अब ये एमआरएनए प्रोटीन बनाने के लिए, ये एमआरएनए प्रोटीन बनाने के लिए बहुत सारे राइबोसोम से जुड़ता है। ठीक है, ये आपके पास बहुत सारे राइबोसोम्स हैं। तो ये एमआरएनए रज्जुक से प्रोटीन बनेगा, और इस एमआरएनए रज्जुक से जब प्रोटीन बनेगा तो एमआरएनए कई सारे राइबोसोम से जुड़ेगा।
ये राइबोसोम की छोटी उप इकाई है, छोटी उप इकाई 30S, ये बड़ी उप इकाई 50S। तो कई सारे राइबोसोम्स एमआरएनए से जुड़ गए हैं ताकि प्रोटीन बन सके, ताकि आगे चलकर इस संरचना से क्या बन सके, प्रोटीन। तो प्रोटीन संश्लेषण के दौरान क्या हो रहा है, प्रोटीन संश्लेषण के दौरान एमआरएनए कई सारे राइबोसोम से जुड़ता है और इसी को क्या कहा जाता है, पॉलीजोम। इसी को क्या कहते हैं बच्चों, पॉलीजोम। पॉलीजोम का मतलब है प्रोटीन संश्लेषण के दौरान, प्रोटीन संश्लेषण के दौरान एमआरएनए रज्जुक कई सारे राइबोसोम से जुड़ जाता है, प्रोटीन बनाने का काम है बच्चों। तो यहां पे लिख दूं, पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम का मतलब है प्रोटीन संश्लेषण के दौरान, प्रोटीन संश्लेषण के दौरान एमआरएनए रज्जु कई सारे राइबोसोम से जुड़ता है। उसे हम क्या कहेंगे, पॉलीराइबोसोम, या उसे हम पॉलीजोम कहते हैं। क्लियर बात। रज्जुक क्या होता है बेटा, एमआरएनए स्ट्रैंड, एमआरएनए का रज्जुक एमआरएनए स्ट्रैंड होता है बेटा, ठीक है ना। रज्जुक का मतलब है न्यूक्लियोटाइड का क्रम है वो। 80S राइबोसोम बेटा यूकैरियोट्स में होंगे, आज अपन सिर्फ प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। सर आपने 70S तो बनाया है, 80S क्यों नहीं लिखा, 80S यूकैरियोट्स में होता है। अभी आज अपन प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना पढ़ रहे हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना पढ़ रहे हैं। एक टॉपिक और बता रहा हूं, फिर आपके डाउट देखूंगा, एक टॉपिक और देख के आपके सिर्फ डाउट्स, ठीक है बच्चों। आ जाओ बेटा, 50 और 30 मिलकर 70, आप ये मत देखो 50 और प्लस 30 ऐसे जोड़कर 80 नहीं होता, 50S और 30S ये दोनों मिलकर इनका जो घनत्व है वो 70S ही होता है, वो 80 नहीं होगा बेटा। 80 में हम पढ़ेंगे 60 और 40 होगा। 80S होता है ना, उसमें 60 और 40 होता है। हां, एक्चुअली ये जब दोनों उप इकाइयां जुड़ती हैं तो इनमें से कुछ अंश निकल जाता है, कुछ जल निकल जाता है, इसलिए दोनों का मान 70-80 से कम रहता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब अपने पास आखिरी टॉपिक एक बार देख लेते हैं, वो क्या है, अंतर्विष्ट पिंड देख लेते हैं, इंक्लूजन बॉडीज। बस इंक्लूजन बॉडीज, अंतर्विष्ट पिंड। अब ये क्या होते हैं, ये भी जीवाणु कोशिका में, ये याद रखना बच्चों, अंतर्विष्ट पिंड ये भी किसका लक्षण है, जीवाणु या प्रोकैरियोट्स का लक्षण है। अब क्या होता है, जीवाणु के कोशिका द्रव्य के अंदर, जीवाणु के कोशिका द्रव्य के अंदर ये झिल्ली रहित क्या होते हैं, बचे हुए पदार्थ, संचित पदार्थ पाए जाते हैं। तो आपके पास संचित पदार्थ या बचे हुए पदार्थ, ठीक है, आपके पास ये क्या होते हैं, संचित पदार्थ। मतलब जीवाणु के अंदर भोजन है, जीवाणु के कोशिका द्रव्य में कोई भोजन पड़ा है, कोई दूसरे कण पड़े हैं, वो पड़े हैं, उन्हें हम कहते हैं इंक्लूजन बॉडी। संचित पदार्थ या बचे हुए पदार्थ कहां मिलेंगे, ये झिल्ली रहित होते हैं। ये कैसे होंगे बच्चों, झिल्ली रहित होंगे, पहली चीज। दूसरा, स्वतंत्र रूप से
कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। सही है, झिल्ली रहित होंगे, स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव्य में पाए जाएंगे। और इनमें क्या क्या उदाहरण आते हैं सुन लो। इनमें उदाहरण क्या क्या आएंगे बच्चों? इनमें फॉस्फेट के कण होते हैं, फॉस्फेट के कण होंगे, ग्लाइकोजन के कण होंगे, साइनोफेसियन कण होंगे, और गैस रिक्तिका होगी। ये गैस रिक्तिका आपको किस में मिलेगी? नील हरित शैवाल में मिलेगी बच्चों, और पर्पल व हरे जीवाणु में मिलेगी। ठीक है, क्या बात हो रही है ध्यान से रखना बच्चों, ध्यान से। ये आखिरी है, अंतर्विष्ट पिंड। अंतर्विष्ट पिंड किसमें होते हैं? जीवाणु के अंदर। जीवाणु के अंदर कोई भोज्य पदार्थ हैं, जीवाणु के अंदर कोई दूसरे छोटे मोटे कण हैं, बचे हुए पदार्थ जो जीवाणु कोशिका के अंदर होते हैं, उनको हम अंतर्विष्ट पिंड कहते हैं। तो ये संचित पदार्थ हैं या बचे हुए पदार्थ हैं जो जीवाणु के अंदर हैं। ये झिल्ली रहित होंगे और स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव्य में पाए जाएंगे। तो जीवाणु के अंदर ऐसे फॉस्फेट के कण पड़े रहते हैं, ग्लाइकोजन के कण पड़े रहते हैं, साइनोफेसियन कण पड़े रहते हैं, और गैस रिक्तिका होती है। सर गैस रिक्तिका क्या होती है? इनके अंदर गैस, हां, ये जीवाणु को तैरने में मदद करती है। ये जो गैस रिक्तिका होती है ना बच्चों, ये नील हरित शैवाल में होती है, पर्पल और हरे सल्फर जीवाणु में होती है, और ये इनको नदी में या झील तालाबों में तैरने में मदद करती है। किस में मदद करती है? तैरने में मदद करती है। क्लियर है बात? गैस रिक्तिका इनको तैरने में मदद करती है। अब पोल कराऊंगा और आपके डाउट्स भी देखूंगा, पोल भी करेंगे और डाउट्स भी करेंगे बच्चों। बेटा साइनोफेसियन क्या होता है? साइनोफेसियन एक रासायनिक यौगिक होता है बेटा। ये पोषक तत्व होता है, जीवाणु को मिलता है। ठीक है, अब सुन लो, आज अपन ने प्रोकैरियोटिक कोशिका के लक्षण देखे हैं बच्चों। आज अपन ने प्रोकैरियोटिक कोशिका के लक्षण देखे हैं। ठीक है, आ जाओ वापस एक बार रिवाइज कर ले, एक बार पूरा टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं, फिर आपसे बात भी कर लूंगा बच्चों। देखो एक पोल करते हैं पहले यार, एक सवाल करा देता हूं, एक पोल करें, आ जाओ एक सवाल करते हैं बच्चों, फिर पोल पोल करते हैं, आ जाओ। एक सवाल दे रहा हूं मैं आपको, बताना मुझे बच्चों, एक सवाल दे रहा हूं, एक सवाल दे रहा हूं, करोगे ना? एक सवाल पोल पे देता हूं।
ठीक है बच्चों, अब एक पोल करते हैं, अब एक पोल करते हैं, आराम से आ जाओ। करो बच्चों, पोल यहां ले लेता हूं। क्या है सवाल, देख लो बच्चों। बॉक्स बनाया है मैंने और आपसे पूछा है इनमें से कितनी संरचना जीवाणु में मिलेगी, कितनी संरचना जो है वो जीवाणु में मिलेगी। इनमें से कितनी संरचना जीवाणु में उपस्थित होगी। देखें बच्चों, अरे क्या बात है, 60% जनों ने सही जवाब दिया है और उसमें सबसे सही जवाब पहले दूसरे तीसरे नंबर पर तानियात जी ने दिया है, विपुल जी ने दिया है, जिया जी ने दिया है। बहुत बढ़िया बच्चों, और बाकी जवाब भी सही दिया है। कैसे, अब देखो क्या था बच्चों, जीवाणु में देखो हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया तो जीवाणु में नहीं होता, प्लास्मिड डीएनए होता है, राइबोसोम होते हैं 70 इस प्रकार के, मीजोसोम है, गोल्जी काय झिल्ली युक्त कोशिकांग है, नहीं होगा, गैस रिक्तिका होगी। तो प्लास्मिड 1, राइबोसोम 2, मीजोसोम 3, गैस रिक्तिका 4। तो सही जवाब क्या हो गया, 4। बढ़िया था भाई क्वेश्चन, बढ़िया था। तो कौन कौन सी संरचना, गोल्जी काय झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, झिल्ली युक्त कोशिकांग जीवाणु में नहीं मिलते हैं। क्लियर है, प्रोकैरियोटिक कोशिका सबको क्लियर बच्चों, प्रोकैरियोटिक कोशिका अपन ने आज पूरा कंप्लीट किया है। देखो मैंने शुरुआत ही किया था 360 डिग्री। प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण देखे अपन ने, हमने देखा इनमें विकसित केंद्रक नहीं होता है, हमने देखा इनमें आनुवांशिक पदार्थ केंद्रकाभ कहलाएगा, हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होंगे, प्लास्मिड डीएनए होगा, प्लास्मिड डीएनए प्रतिजैविकी प्रतिरोधकता प्रदान करेगा, कोशिकांग में सिर्फ 70S राइबोसोम्स होंगे, 70S राइबोसोम के साथ अंतर्विष्ट पिंड होंगे, कोशिका भित्ति होगी लेकिन माइकोप्लाज्मा में नहीं होगी। फिर अपन ने कोशिका आवरण से शुरुआत की, हमने देखा कोशिका आवरण कितने स्तर से बना हुआ है, तीन स्तर से बना हुआ है। बाह्य स्तर ग्लाइकोकैलिक्स है, फिर कोशिका भित्ति है, फिर प्लाज्मा झिल्ली है। तीनों मिलकर क्या काम करती हैं, सुरक्षा का काम करती हैं। सबसे बाह्य परत बताई थी ग्लाइकोकैलिक्स, अगर इसमें पतले ढीले पदार्थ होंगे तो स्लाइम लेयर, मोटे ठोस पदार्थ होंगे तो सबपुट्टिका कैप्सूल, कैप्सूल का उदाहरण बताया मैंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। फिर अपन ने क्या देखा, मध्य स्तर कोशिका भित्ति से बनी है, जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है जिसको म्यूरिन भी कहते हैं। और प्लाज्मा झिल्ली में दो तरह के रूपांतरण होते हैं, प्लाज्मा झिल्ली में दो रूपांतरण है जीवाणु में, मीजोसोम्स और क्रोमैटोफोर। मीजोसोम्स का लक्षण अपन ने देख लिया, क्रोमैटोफोर का लक्षण अपन ने देख लिया। फिर अपन ने कहा था कोशिका आवरण के आधार पर दो प्रकार के जीवाणु होंगे, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। जिनका रंग पर्पल ब्लू होगा वो ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है, जो ये रंग छोड़कर सैफरनिन का पिंक ऑरेंज रंग दिखाते हैं वो ग्राम नेगेटिव जीवाणु हो जाते हैं। क्लियर था बच्चों। फिर अपन ने जीवाणु के आकार देखे, आकार के बाद अपन ने गमनांक देखा, जीवाणु में कशाभिक होता है, और अपन ने देखा इनमें रोम और झालर होती है, रोम और झालर जुड़ने में काम करती है, ये अपन ने बता दिया था। क्लियर है बच्चों बात। अब क्या देखना है बच्चों, अब सबको क्लियर, डाउट देख लें आपके क्या थे भाई। अब लास्ट आ जाओ, मीजोसोम्स क्या होता है बता दिया बेटा, अंतर्विष्पिंड क्या होता है बता दिया, मॉड्यूल आप ले सकते हो बेटा 2025 का बिल्कुल,
ठीक है, और क्वेश्चन करेंगे बेटा, आज तो अपने पास टाइम कम है, हो गया ना। सेल वॉल बेटा, सेल वॉल तो कोशिका का भाग है बेटा, कोशिका खुद थोड़ी है। 50 + 30 ऐसे ऐड नहीं करेंगे बेटा, इसमें कुछ भाग जो है वो नष्ट हो जाता है, तो 80 से कम रहता है। ग्लाइकोजन संचित भोजन है प्रियांशी बेटा, ग्लाइकोजन संचित भोजन है। ग्लाइकोकैलिक्स 2 प्रकार का हो सकता है बेटा। ग्लाइकोकैलिक्स में रसायन है ना, या तो वो ठोस हो सकते हैं या वो लचीले हो सकते हैं, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर बात, चलें। ठीक है बच्चों, क्लियर है, बढ़िया। होमवर्क बता दूं क्या है, सुन लो। अब होमवर्क समझ लो क्या क्या करना है आप लोगों को। होमवर्क में सबसे पहले तो मॉड्यूल में क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 14 लगाने हैं, हाथ से नोट्स बनाने हैं। क्लास खत्म होने के बाद जो पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ में आपको खुद के हाथ के नोट्स बनाने हैं और डीपीपी सॉल्व करनी है बच्चों, और डीपीपी सॉल्व करनी है प्रोकैरियोट्स की। तो 3 चीजें हैं, याद रखना। मॉड्यूल में क्वेश्चन 1 से 14 करना है बच्चों, नोट्स आपको बनाने हैं अपने पीडीएफ के, बता रहा हूं यार बहुत काम आएंगे ये नोट्स से, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, हर तरह के सवाल आपके हो जाएंगे, हर तरह का सवाल आपका हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और डीपीपी जरूर सॉल्व करना बच्चों। ठीक है, आई होप क्लास बढ़िया लगी होगी, आई होप आपको चीजें आसान लगी होंगी। हम इसी तरह से चीजों को और आसान करते रहेंगे। ठीक है, नया नया है, धीरे धीरे हम लोग सब इसको और पढ़ेंगे और मेहनत करेंगे और बढ़िया तरीके से चीजों को समझेंगे। और बता रहा हूं बच्चों, नोट्स के बाहर कोई चीज नहीं जाने दूंगा, इतना याद रख लेना। बॉटनी को 360 डिग्री तैयार करेंगे, नंबर पूरे लाएंगे, कोई सवाल आपके नोट से बाहर नहीं जाएगा, याद रखना। ठीक है बच्चों, चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।